Hi students, my name is रविदत्त। कंसेप्ट से रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आई गेस रिसेंटली अभी देखने को मिल रहे हैं एग्ज़ाम में, उनको करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में मिलेंगे और इनमें से कुछ मैंने ऐसे लिए हैं जो बिल्कुल ही न्यू आ रहे हैं। तो न्यू और ओल्ड का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा एग्ज़ाम में आ जाए। आप चाहे SSC, चाहे रेलवे, चाहे CDS, चाहे बैंकिंग, नो मैटर विच एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी इससे। अब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यूज़ केवल इसी के क्वेश्चंस में नहीं होता, कहाँ कहाँ फ़ायदा होता है इसका। तो देखो, आप चाहे वोकेबलरी का कोई भी एस्पेक्ट जो है वो देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सिनोनिम का क्वेश्चन कर रहे हो या फिर एंटोनिम के क्वेश्चन हो, चाहे आप अनसिंग पैसेज देख रहे हो या आपको क्लोज टेस्ट भी मिल रहा हो, इनमें आपको इसका फ़ायदा मिलता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि आपको अपॉर्चुनिटी बढ़ती है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। अब कितना अच्छा नहीं हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद करें, ताकि ऑप्शंस में आप फटाफट से एलिमिनेशन का यूज़ कर सकें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हेल्प करते हैं। सो अब हम आराम से इन 17 क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें से 16 मैं आपको डिस्कस करूँगा और एक आपके लिए है, जस्ट टू चेक योर नॉलेज। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, इसके बीच में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगेंगे मुझे, मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ताकि आपसे कुछ छूटे ना। अगर आप पहली बार आ रहे हैं CWRD पे, तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ग्रामर और वोकेबलरी के सारे कॉन्सेप्ट्स A to Z सब कुछ करवाए जाते हैं। ये मेक श्योर किया जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर पे बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स मिले, कंसेप्ट भी दिए जाएँ, चैप्टर की भी पढ़ाई कराई जाए आपको, और साथ में वोकेबलरी भी ऐसी लेके आई जाए जो रिसेंट एग्जाम्स में आ रही है, ताकि आपको अगले एग्जाम में उसका बेनिफिट मिले। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे ये कह रहा है, अ पर्सन हु इज़ एब्सेंट फ्रॉम देयर कंट्री बट स्टिल मेंटेन्स देयर सिटीजनशिप। यानी कोई ऐसा पर्सन जो इस एक्स कंट्री का सिटीजन तो है, यहाँ से बाहर कहीं चला गया, बट अभी भी यहाँ का जो है वो मेंबर सिटीजन जो है वो है, यानी इसकी सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट नहीं हुई है। तो उस पर्सन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन ए, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट मतलब यही होता है कि आप यहाँ के हैं सिटीजन, लेकिन आप बाहर गए हुए हैं, ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ के ही सिटीजन कहलाते हो, यानी आपने अपनी सिटीजनशिप जो है गिव अप नहीं की है। सिंपल सा मतलब। अब ऑप्शन बी को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन बी है एक्सपेट्रिएट। तो एक्सपेट्रिएट का मतलब होता है सेटल अब्रॉड, टू सेटल अब्रॉड, या फिर आप जैसे बाहर जाके रहने लग जाते हो ना, वो होता है। तो उसमें आपकी सिटीजनशिप जो है वो यहाँ नहीं रहती, आप बाहर के कंट्री के जो है सिटीजन कहलाते हो। फिर है ऑप्शन सी, रेफ्यूजी। रेफ्यूजी मतलब होता है शरणार्थी, यानी कि आप जो है डिस्प्लेस्ड पर्सन है, डिस्प्लेस्ड पर्सन को DP कहते हैं। या फिर एक वर्ड और होता है इसके लिए जो कि एग्जाम्स में आता है, उसको बोलते हैं फजिटिव। FUGITIVE। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिनोनिम एंटोनिम में देखने को मिल सकता है, फजिटिव। और कई बार इसका यूज है क्लोज टेस्ट में देखा जाता है, जब वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन या स्टैट बेस्ड कोई डेटा का जो है क्लोज टेस्ट बन रहा होता है, तो वहाँ पे दिखाते हैं माइग्रेंट्स या फजिटिव जो बाहर से आए होते हैं, उनमें ये वर्ड जो है यूज़ होता है। देन फिर एक वर्ड होता है इसके लिए, और उसको बोलते हैं एसकेपी। ESCAPE। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको चाहो नोट कर सकते हो। और फिर हम चलते हैं अगला डी पे। नोमैड मतलब क्या होता है? तो नोमैड का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही ट्रैवल करता रहता है, यानी यहाँ रुकेगा नहीं, फिर से आगे कहीं और ट्रैवल करने चला जाएगा। तो ये होता है क्या, नोमैड। इसके लिए भी कई सारे वर्ड्स हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं, तो मैं आपको वो लिखवा देता हूँ, उन्हें नोट कर लेना। पहला वर्ड होता है इसके लिए रोमर। ROAMER, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है। और एक वर्ड होता है इसके लिए वंडरर कहते हैं जिसे, तो WANDER। इट वुड बी बेटर इफ यू मेक नोट ऑफ दीज टू वर्ड्स, बिकॉज दीज आर फ्रिक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड? यूजिंग फोर्सफुल मेथड्स टू मेक अदर्स डू व्हाट यू वांट देम टू डू। यानी अग्रेसिवली और रूड वे में किसी से अपना काम निकलवाना या करवाना, ज़बरदस्ती करवाना। तो इसके लिए आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको कहते हैं पुशी। पुशी का मतलब भी यही होता है जो ये लिखा है यहाँ पे। अब एक वर्ड है यहाँ पे ऑप्शन बी में जो लिखा है, इसको बॉसी जो कह रहे हैं, इसका मतलब सेंस जो है कुछ ना कुछ तो ऐसे ही बन रहा था, तो ये आंसर क्यों नहीं हुआ?
तो देखो बॉस ही जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है धौस जमाना। हाँ, ये उतना ज़्यादा मतलब इंटेंस वर्ड नहीं है कि यहाँ पे इसका आंसर हम इसको बना सकें। पुशी जो है प्रॉपर अग्रेसिव और रूडनेस को ही शो करता है, बॉस ही नहीं है ऐसा। हाँ, इन ए लाइटर सेंस आप इसको इसी तरह से मान सकते हो कि धौस जमाने के लिए इसको यूज़ कहते हैं। फिर है ऑप्शन सी जो है असर्टिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ होता है कि आप क्लियरली जो है और एक फर्म मैनर में, FIRM, फर्म मैनर में अपना कोई ओपिनियन जो है उसको प्रेजेंट करते हैं। और ऑप्शन डी डोमिनियरिंग का मतलब क्या होता है? डोमिनियरिंग का मतलब होता है संकी कोई, जैसे मीनेस कहते हैं, या कोई खतरा जो है मीनेस, या एक कहते हैं बुली। तो ये जो वर्ड है इसका सेंस 95% बिल्कुल इसी तरह है इस आंसर की तरह, लेकिन आंसर इसका ऑप्शन ए ही होगा। तो ऐसे क्या है ना, जो नियरेस्ट पॉसिबल सिनोनिम्स होते हैं उनको भी ऑप्शंस में दे दिया जाता है जस्ट टू ट्रिक यू। तो इस केस में आंसर जो है ऑप्शन ए होगा हमारा, डी को मत करना, लेकिन मतलब सबके पता होने चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये कह रहा है एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देर इज़ नो रियल अल्टरनेटिव। यानी इसका मतलब ये है कि किसी इंसान को ये दिखाना कि तुम्हारे पास जो है चॉइस है, कि आप चॉइस बना रहे हो कुछ करने की, लेकिन एक्चुअल में उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, उसको कोई आपने अल्टरनेटिव जो है चॉइस वो दी नहीं है। बस आप जो चाह रहे हो ऑप्शन आपने उसको दिखा रखा है और ऐसे प्रेजेंट किया है कि ये मैंने चॉइस दी हुई है तुम्हें। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है, अपकमिंग जो एग्जाम है उनके लिए इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये इसके बहुत चांस आने के। अब एक बार इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। देखो ऑप्शन बी और सी जो है ये क्राफ्टेड है, इनका कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है इसके, इनका कोई मतलब ही नहीं है, बस ऐसे रैंडमली दिया जाता है। क्योंकि आंसर जब ऑप्शन चॉइस है ना, तो चॉइस से मिलते जुलते कई वर्ड कई लोग क्या करते हैं, चॉइस याद करके आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ कुछ तो चॉइस जैसा होगा इस वर्ड, इस वन वर्ड, इस सब्सटीट्यूशन इसके लिए। तो इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कई सारे चॉइस चॉइस चॉइस। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर हमारा डी है। एक ए जो है इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो क्लीशे मतलब क्या होता है? देखो क्लीशे मतलब एक ऐसे फ्रेज को कह सकते हो आप जो कि बहुत बार दोहराया जा चुका है और उसकी आप कोई सीरियसनेस बची नहीं है, मतलब उसको इतनी बार बोल दिया गया है कि कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता, उसको क्लीशे कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट कई बार कैंपेन चलाती है कि नो स्मोकिंग, कई जगह इसका प्रचार होता है, लेकिन वही है, कौन इसको कोई सीरियस लेता नहीं है। तो इसी तरह से क्लीशे जो है यूज़ होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। अ रूड और एंग्री रिप्लाई टू समथिंग रिटन और सेड। यानी कि कोई चीज़ लिखित या फिर कही गई हो उसके लिए एंग्री वे में रिप्लाई करना, या फिर रूडली वे उसको जो है रिप्लाई करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, रिजॉइंडर कहते हैं इस वर्ड को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, रिजॉइंडर। अब एक बार ऑप्शन ए को चेक करते हैं। यहाँ लिखा है रिटॉर्ट। तो रिटॉर्ट जो होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है जवाब देते हो किसी को। ठीक है, तो जवाब देने के लिए तो रिप्लाई का भी यूज़ होता है, तो बिल्कुल ये दोनों सिनोनिम्स हैं। एक है कमबैक। कमबैक मतलब हमको पता ही होता है किसी चीज़ से रिकवर होकर लौटना, या फिर एक स्टेट ऑफ फेज से दूसरे स्टेट ऑफ फेज में वापस आना, जो कि पहले जैसा फेज हो, नेगेटिव से पॉजिटिव आना, कुछ भी कह सकते हो। जैसे कई सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका फॉल बैक हो जाता है, एक बार फॉल डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर वो वापस से अपना मोमेंटम जो होता है उसको जनरेट करते हैं, बिल्ड करते हैं, वापस आ जाते हैं, तो उसी को कमबैक कहते हैं। और भी कई सारे सेंसेस का यूज़ हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड रेगुलरली टू समवन। यानी कि ये पूरी तरह से एक सैलरी नहीं होती है, एक छोटा सा हिस्सा जो होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी एक इंसान काम कर रहा है वो पे करती है उसको पक्का करने से पहले पहले, या उसकी ट्रेनिंग के समय जो दिया जाता है उसको, ऐसा कह सकते हो। या कोई ऐसा पर्क समझ सकते हो कि हाँ ठीक है, एक पर्क दे दिया। ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी स्टाइपेंड। ठीक। अब सैलरी मतलब हम जानते हैं, अलाउंस मतलब हमें पता होता है कि ऐड ऑन होता है एक सैलरी के ऊपर, पेंशन मतलब हमें पता होता है। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? अ वायलेंट अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ अ गवर्नमेंट। यानी किसी सरकार को गिराने के लिए वायलेंटली जो है अटेम्प्ट करना, जैसे अभी हम बांग्लादेश में हुआ था रिसेंट ईयर में। तो इस जो है सिचुएशन को इंसर्जेंसी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अब इन बाकी ऑप्शंस को भी बार डिस्कस कर लेते हैं कि रेबेलियन का मतलब क्या होता है। तो रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, यानी कि रिवॉल्ट, या कह सकते हो अपराइजिंग, UPRISING, अपराइजिंग। देन
एक म्यूटिनी वर्ड सुना होगा आपने, 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी, वही सेम मतलब है यहाँ पे, म्यूटिनी। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, इनको याद कर लेना, इनमें से कोई भी वर्ड हो सकता है यहाँ पे। अब है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, रिवॉल्यूशन और रिबेलियन, इनका मतलब कुछ कुछ सेम होता है, लेकिन रिवॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव सेंस में भी होता है कई बार, यानी अच्छे चीज़ के लिए भी रिवॉल्यूशन जो है वो होता है। एक मतलब इसका ये भी होता है कि वायलेंटली जो है ओवरथ्रो कर देना किसी को, लेकिन फॉर द बेटरमेंट। तो यही है, एग्जाम्स में क्या होता है, ऑप्शन जो है नियरेस्ट जो सिनोनिम्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसके। तो यही होता है पर्पस, ट्रिक करने के लिए, क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी बनाने के लिए। तो हमारा आंसर जो था यही था इसमें। एक ऑप्शन डी है, इसको भी देख लेते हैं, कूप को। तो इस कूप का मतलब होता है कि आप सक्सेसफुल होना, आप जो है सक्सेस हो जाते हो किसी चीज़, किसी को ओवरथ्रो करने में या डिथ्रोन करने में। तो इसका मतलब होता है टेक ओवर समथिंग, टेक ओवर करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा नियरेस्ट ये थे सिनोनिम से सारे के सारे। लेकिन जो वर्ड यूज़ होता है मोस्टली वो होता है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी प्रॉपर ही इसका मीनिंग ये है जो यहाँ पे लिखा है, पूछा गया। आप चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7th. It is saying a phrase used to describe a situation in which a person's words or actions are at odds with their true intentions or beliefs. यानी इंसान जो है उसके इंटेंशंस, उसके बिलीव्स कुछ हैं, बट ही इज़ प्रेजेंटिंग समथिंग एल्स विच इज़ इंटायरली अपोजिट टू वट ही एक्चुअली थिंक्स एंड बिलीव्स। तो ऑड्स का मतलब यही होता है कि उल्टा। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द आंसर। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, हिपोक्रेसी। तो इन वर्ड्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं जो बाकी ऑप्शंस में आए हुए हमारे। आयरनी मतलब हमें पता होता है कि इसको बोलते हैं विडम्बना। ठीक है, जो मोस्ट ऑफन एज अ सटायर यूज़ किया जाता है, या किसी जो है पॉलिटिकल या सिस्टम से रिलेटेड ये वर्ड होता है कि ऐसा विडम्बना है कि हमारे पास ये होते हुए भी ये नहीं है, ये वो, ऐसा शो करने के लिए। देन वी हैव ऑप्शन नंबर सी, पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स का मतलब होता है पजल या मिस्ट्री। तो अब है ऑप्शन नंबर डी, एक बार चेक कर लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो डाइकोटोमी जो होता है, देखो इसके आगे जो प्रीफिक्स है ना, डाई, डी आई, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बाइफर्केट करना, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना किसी चीज़ को। तो डाइकोटोमी जो होता है इसका मतलब यही होता है किसी चीज़ का स्प्लिट कर देना, या टू डिवाइड समथिंग इन टू पार्ट्स। सो अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8th. ये कह रहा है, अ पर्सन हु इज गिवन द पावर टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन ऑफन इन लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स। तो इसका मतलब यह है कि कोई पर्सन है सपोज, इसके पास अथॉरिटी है, पावर है, जो भी है, ये एब्सेंट है कहीं पे जहाँ पे काम कर रहा है, जो कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब ये क्या करेगा, अपना जो डेप्यूटी होगा, इसका जो जूनियर होगा कोई, उसको पावर देके जाएगा कि जब तक मैं नहीं हूँ, मेरी एब्सेंस तक, यू आर द वन हु हैज़ द पावर टू एक्ट मेरे बिहाफ पे। तो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सी। फिर आया ऑप्शन नंबर ए, एजेंट। मतलब क्या होता है, एजेंट का भी मतलब ऐसे ही होता है, लेकिन एक ब्रॉडर सेंस है, किसी भी सेंस में इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशल मेंशन करके दिया है कि लीगल या फाइनेंशियल मैटर्स में। तो उस केसेस में प्रॉक्सी वर्ड जो है यूज़ होता है। किसी की विल बनाई जाती है, या किसी का ऐसे जो भी केसेस होते हैं जिसमें लीगल या लॉ वाला जो केस हो, उसमें प्रॉक्सी ही वर्ड देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट्स में। फिर आता है ये ऑप्शन नंबर सी, ट्रस्टी। मतलब होता है किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी या फिर उसका जो मनी है उसका एक कस्टोडियन होना। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग है, मैं एक बार उसको नोट करवा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, एक है स्टीवर्ड और एक है कस्टोडियन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली चल रहा है वो है स्टीवर्ड। इस वर्ड को मैंने देखा है रिसेंटली जो बैंक एग्जाम्स हो रहे थे, जैसे IBPS का जब मैं देख रहा था अभी पिछला 24 वाला, तो ये वर्ड मैंने उसमें देखा है। ऐसे तैसे तो अगर एक जगह कहीं आने लग रहा है तो इसको समझ लो कि कहीं ना कहीं और रिपीट होगा, क्योंकि अच्छे वर्ड्स जो होते हैं वो मोस्टली एग्जाम जो है कॉपी करते हैं एक दूसरे से। देन सेकंड वर्ड है इसके बाद कस्टोडियन। कस्टोडियन भी इसका एक सिनोनिम है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, तो उसको याद कर लेना। और एक वर्ड होता है एडमिनिस्ट्रेटर जो बोलते हैं, बिल्कुल सेम मतलब होता है इसका। ये तीनों सिनोनिम होते हैं किसके,
इसके ट्रस्टी के। अब होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटर। तो नाम से ही पता चल रहा है एग्जीक्यूटर, यानी किसी चीज़ का एग्जीक्यूशन करेगा, किसी चीज़ को लागू करेगा। तो किस चीज़ को लागू करता है ये करता है, जैसे किसी की विल होती है ना, वसीयत कहते हैं जिसको, उस विल को लागू करना यानी इफेक्ट में लेके आने का काम जो करता है उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा था ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नाइन्थ। सो क्वेश्चन नाइन्थ क्या कह रहा है, अ यंग मैन हु डज नॉइजी एंड वायलेंट थिंग्स एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और गैंग। तो कई बार कई ग्रुप्स और गैंग्स में एक, जैसे 4-5 लोगों का गैंग होता है, उनमें एक जो होता है वो ज़्यादा ही चहकता है कुछ, तो उसी की बात हो रही है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हुलीगन। ठीक है, बाकी ये 3 जो वर्ड्स हैं एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। हुलीगन जो है वर्ड ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग वर्ड्स में से भी है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। ये है अटर्ड एट द एंड ऑफ अ प्रेयर और हिम मीनिंग सो बी इट। तो अटर का मतलब होता है बोला जाना, ठीक है, और हिम्न का मतलब होता है भजन। ठीक है, तो किसी भी प्रेयर या प्रार्थना के बाद जो एक एंड फ्रेज बोला जाता है, जो एंड फ्रेज इसके बाद बोला जाएगा, उसको कहते हैं ऑप्शन ए, एमन। ठीक है, बाकी ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, एमन जो है ये चलता है काफ़ी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ चलते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11th। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली ही देखने में आ रहा है। ठीक है, तो इसको कर लेना अच्छे से, क्योंकि लैंग्वेज जो है बन रखी है इतना, इसको थोड़ा सा रीडिंग के लिए चैलेंजिंग बना देती है जब हमारे पास टाइम की बाउंडेशन होती है। तो ये भाई देखते हैं इसको। अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स ऑफन ड्यू टू मेंटल और फिजिकल इनकेपेसिटी। यानी कि कोई पर्सन जो है वो अपने डेली के काम या अपने जो भी उसके अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड चीज़ें वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि या तो मेंटल उसको कोई प्रॉब्लम है या फिर फिजिकली वो इनकेपेबल है। तो उस पर्सन के बदले कोई दूसरा बंदा हायर करा जाता है जो उसके सारे काम देखता है। ऐसे पर्सन को कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेटर। अब एक है हमारे पास ऑप्शन ए, गार्जियन। गार्जियन मतलब होता है किसी का केयर टेकर जो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमने जस्ट अभी पीछे ही पढ़ा है। और एक है ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी हमने देखा है पीछे। इसका मतलब यही होता है कि जैसे कोई सिस्टम होता है या कोई बिजनेस होता है, उसको मैनेज करता है बंदा, यानी वहाँ का एक मैनेजर होता है ये किसी सिस्टम का। जैसे मान लो गवर्नमेंट हो गया या किसी बिजनेस का, पूरा कंट्रोल जिसके हाथ में, जो उसको मैनेज कर रहा होता है, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अब है क्वेश्चन 12th। यहाँ पे है क्वेश्चन 12th में, अ वर्ड दैट हैज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड। किसी वर्ड का अपोजिट मीनिंग ईजी है, इसको ऑप्शन सी एंटोनिम कहते हैं। एक बार इन ऑप्शंस को देख लेते हैं, इनका मतलब क्या क्या बन रहा है। देखो, ऑप्शन ए सिनोनिम, मतलब हमें पता है बिल्कुल सेम मीनिंग वाले दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। फिर आता है होमोनिम। इसका होमोनिम का मतलब होता है कोई भी दो वर्ड्स जिनकी या तो स्पेलिंग एक जैसी होती है या इनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, लेकिन इनके जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको कहते हैं होमोनिम। सपोज मैं एग्जांपल दूँ तो, जैसे होमोनिम का एग्जांपल होता है एक बुक। दो बुक होते हैं, एक बुक का मतलब होता है कि जो किताब वाली बुक होती है, और एक बुक का मतलब होता है हायर करना या किसी की बुकिंग करना। तो दो चीज़, एक ही स्पेलिंग है सेम दोनों की, ठीक है, प्रोनाउंस भी एक ही जैसे हो रही हैं, लेकिन मतलब अलग अलग हो गए। तो ये होता है ऐसी, ये मतलब कि इसका होमोनिम का। बट हर बार क्या ऐसा ज़रूरी है कि स्पेलिंग ही सेम हो? तो ऐसा नहीं है। जैसे एक वर्ड होता है देयर और एक वर्ड होता है देयर, प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है दोनों की, लेकिन मतलब अलग अलग है। अब देयर मतलब होता है वहाँ, और देयर मतलब होता है उनका। ये पोजीशन के लिए दिखाता है और ये प्लेस की लोकेशन बताता है। फिर आता है हमारे पास ऑप्शन डी, एक्रोनिम। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम बोलते हैं सिम, सिम कार्ड बोलते हैं ना हम अपना, तो SIM बोलना चाहिए था ऐसे, लेकिन हम सिम कह रहे हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। इन 3 वर्ड्स से मिलके इनकी पहला जो उनका लेटर है उनको लेके हमने एक वर्ड बना दिया नया। जैसे सब्सक्राइबर से S ले लिया, आइडेंटिटी का हमने I ले लिया, और मॉड्यूल का M ले लिया। तो तीनों इन वर्ड्स का पहला अक्षर लेके हमने जो वर्ड बनाया है, अब जो खुद एक प्रोनाउंसिएशन ले रहा है, जैसे SIM नहीं बोल के हम इसको सिम बोल रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स को ही हम बोलते हैं क्या, एक्रोनिम। फिर इसी तरह एक और एक्रोनिम होता है जिसको हम बोगो बोलते हैं। बोगो काफ़ी ट्रेंडी वर्ड है, आपने सुना होगा। जब कहीं ऑफर चल रहा होता है तो हम बोलते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री।
तो इसके लिए नया वर्ड जो होता है, एक एक्रोनिम बना दिया गया है, बोगो। इसी तरह एक है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनका हमने पहला पहला वर्ड ले लिया सबका लेटर, और उस लेटर को ही एक नया वो बना दिया, क्या वर्ड बना दिया, यानी कि जिसको हम प्रोनाउंस भी कर रहे हैं। अब इसरो बोल रहे हैं, ISRO नहीं बोल रहे हैं इसको। ये होता है एक्रोनिम। क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझा भी दिया है, ताकि आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। इन सारे वर्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक्रोनिम ही है, और एक होमोनिम है। ये वर्ड्स कई बार आ जाते हैं। आप चलते हैं आगे क्वेश्चन 13 पे। सो अप नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है अ वर्ड और फ्रेज ऑफन एन आइटम ऑफ jargon दैट इज फैशनेबल और एट अ पर्टिकुलर टाइम और इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। तो देखो, कोई वर्ड या कोई फ्रेज, वाक्य या कोई सेंटेंस, कुछ भी हो सकता है, जिसे एक समय पर किसी पर्टिकुलर सेंस के लिए बोला जा रहा हो, ठीक है, और वो पॉपुलर हो उस समय। जैसे एक परफ्यूम कंपनी निकली थी, फॉग। इनका ऐड चलता था उस समय, काफ़ी पॉपुलर था, जो कि क्या चल रहा है, तो वो कहता था फॉग चल रहा है। तो इसी को कॉपी करते थे समय उसके बाद क्या हुआ, एक ऐसा सा ट्रेंड सा बन गया था। कोई पूछता क्या क्या चल रहा है, तो वो कहता फॉग चल रहा है। ऐसी टाइप के जो फ्रेसेस होते हैं ना, इनको कहता है ऑप्शन नंबर बी, बज़वर्ड। देन जो बाकी ऑप्शंस हैं इस आंसर के अलावा, ये उतने इंपॉर्टेंस रखते नहीं एग्जाम्स के सेंस में, अगर देखा जाए तो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। तो अभी जस्ट हमने पीछे इस वर्ड को कर रखा है, इसको कहते हैं ऑप्शन बी, होमोनिम। यानी दो ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल एक जैसे, या तो स्पेलिंग हो या इनकी प्रोनाउंसिएशन हो, लेकिन मीनिंग डिफरेंट आता है। तो हमने बुक और देयर का एग्जांपल लेके करा है इसको अच्छे से भी। बाकी जो वर्ड्स हैं ये हमें पता ही हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, अ वर्ड, नेम और एक्सप्रेशन यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर समथिंग एल्स क्लोजली एसोसिएटेड विद इट। तो देखो, जैसे सपोज करो कि आपको कहना है कि मैंने किसी को कुछ जो है सजेस्ट करा है, ठीक है, SUGGEST। मैंने उसको कुछ सजेस्ट करा, आप ऐसा कह रहे हो। इसी के बदले आप कह देते हो कि मैंने उसको रिकमेंड करा कुछ। तो बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों ही फ्रेजेस जो हैं वो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं, तो हम इन्हें एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इन्हीं चीज़ को हम कहते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी, मेटोनिम। फिर बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं एक बार। ये यूफेमिज्म क्या होता है? देखो, यूफेमिज्म होता है अगर सपोज करो कोई इंसान जो है बहुत ज़्यादा एंग्री है, ठीक है, तो वो हार्श वर्ड्स का यूज़ करके ही कुछ बोलेगा, जवाब देगा। लेकिन उस समय वो हार्शली ना रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ माइल्ड सेंटेंस बोल दे, मतलब कि कम चुभने वाली कोई चीज़ बोल के हल्के में निपटा दे चीज़ को, तो इस चीज़ को कहते हैं यूफेमिज्म, यानी माइल्ड रिस्पॉन्स करना। फिर बाकी देखते हैं ये आलियास क्या होता है। तो आलियास वर्ड का मतलब होता है जब आपका नाम सपोज एक्स है, कुछ है आपका नाम, ठीक है, उस नाम को यूज़ ना करके आप वाई नेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वही नाम जो है दूसरे सेम ही पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हो रहा है, तो उस नाम को कहते हैं हम क्या, आलियास। जैसे मोस्टली हमने देखा होगा जब क्रिमिनल्स वगैरह के बारे में जिक्र होता है तो आलियास करके नाम बताते हैं। तो आलियास यही बताता है कि वो किस दूसरे और नाम से भी जाना जाता है, ये होता है आलियास। फिर है ऑप्शन डी, स्यूडोनिम। मतलब होता है कोई राइटर जो है जब अपना एक्चुअल नेम ना यूज़ करके कोई दूसरा नेम यूज़ कर लेता है अपने रचनाओं में, तो उसको कहते हैं हम क्या, स्यूडोनिम। ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मेटोनिम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या करें, अ वर्ड, फ्रेज और नेम फाउंड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर। जैसे एग्जांपल दिया, SPAR जो है ये बनाया किससे, RASP। जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट करके एक चैप्टर आता है, उसमें क्या होता है, आपको 5-6 लेटर्स दे दिए जाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है कि फटाफट से रीअरेंज करो और बताओ कि ये क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है हमें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ऑप्शन सी, एनाग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना। और ये कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ पक्का रिपीट होगा, और आपका मेन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनाग्राम। अब बाकी ऑप्शन को एक बार समझा देता हूँ मैं। तो ऑप्शन ए, एक्रोनिम, हमने जस्ट पीछे पढ़ रखा है अभी, ठीक। तो ये मेटाफर जो है ये होता है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे, उन्हीं में से एक होता है मेटाफर। तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपेयर करके बताना, ठीक है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज एक पर्सन कहे कि
दूसरे पर्सन को बताते हुए कि इसके शब्दों से जो इम्पैक्ट पड़ा वो ऐसा था कि सपोज एक एरो जो होता है, तीर जो होता है, उसके घाव, उसके लगने से जो घाव था उसके साथ उसकी तुलना करके बताए कि इतना ज़्यादा डेडली थे इसके वर्ड्स। तो इस तरह से जब कंपेयर करा जाता है ना, इसको कहते हैं मेटाफोर। किसी भी चीज़ का किसी से हो सकता है। सपोज किसी पर्सन के लिए कह सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है रॉक सॉलिड है, ये रॉक हार्ड टफ है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे ऐसी चीज़, मतलब जब कंपेयर करते हैं दो चीज़ों में तो हम उसे कहते हैं मेटाफोर। अब लास्ट में जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी, ये है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मीनिंग बताता हूँ आपको। तो कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जहाँ जिस लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड भी उसी से होते हैं, प्लस जैसा आप आगे से पढ़ोगे लास्ट तक, वैसे लास्ट से आगे तक पढ़ोगे तो भी सेम, मतलब जो है ये होता है इसकी स्पेलिंग। तो इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। जैसे हम बोलते हैं वाओ, आप इसको आगे से पढ़ोगे तो भी डब्ल्यू डब्ल्यू है, पीछे से पढ़ोगे तो भी डब्ल्यू डब्ल्यू है, ये मतलब है इसका। और एक वर्ड होता है जैसे मॉम कहते हैं हम, आगे से भी वही प्रोनाउंसिएशन है, पीछे से भी। फिर एक वर्ड होता है मैडम, इसको आगे से भी ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं हम, सेम स्पेलिंग है इसकी, MADAM, पीछे से भी वही स्पेलिंग है इसकी। तो जब आप आगे से भी सेम स्पेलिंग करता हो कोई वर्ड देखो एंड तक, और पीछे से भी वही इसकी स्पेलिंग बन रही हो, ऐसे को कहते हैं पैलिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो इसके साथ हमने अपने 16 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अभी बात 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है, दिस क्वेश्चन इज सोनली फॉर यू, यू हैव टू चेक योर नॉलेज इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और नॉट। अगर आपको इसका आंसर ढूंढने में असुविधा हो रही है तो इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही वर्ड है, आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू कांट फाइंड इट तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल प्रोवाइड यू विद द आंसर। कमेंट में बता देना कि आपको इसका आंसर नहीं मिला, मैं आपको इसका आंसर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर आप CWRD के सब्सक्राइबर हैं तो थैंक्स अलॉट कि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है आके। एंड अगर आपका फर्स्ट विजिट है तो मैं आपको बता दूँ कि CWRD कंसेप्ट रविदत्त पर आपको सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एनालाइज्ड ग्रामर कंसेप्ट्स प्लस ट्रेंडिंग वोकेबलरी के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स में आई हुई काफ़ी रिपीटेड और इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है वो सब कुछ मिलता है, प्रोवाइड कराया जाता है। इसी तरह ग्रामर के टॉपिक्स को भी पढ़ाया जाता है एंड इनके प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो यू विल गेट एवरीथिंग, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश आती है, जो भी उसका करिकुलम है, जो भी उसका सब्जेक्ट, उसका सिलेबस रिक्वायरमेंट है, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट कि इस टॉपिक पे आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए या इस टॉपिक को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है या जानना है, पढ़ना है, तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आई विल अरेंज अ वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक फॉर यू। तो अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CWRD चैनल जो है उन तक पहुंचाइए, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए और अपने साथ साथ उन्हें भी बेनिफिट दीजिए। क्योंकि CWRD से जुड़ने का मतलब है कि आपको प्रीवियस ईयर के एनालिसिस की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे चाहे किसी भी सेट्स में, वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एंड प्री के साथ साथ मेंस का भी सेट यहाँ पे दिया जाएगा आपको। सिर्फ इतना ही नहीं है कि बेसिक से ही क्वेश्चंस कराए जाएँ। तो आने वाले वीडियोस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर कराए जाएंगे। तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल से, और सब्सक्राइब करने के बाद जो ऑल वाला बटन आता है बेल आइकन पर क्लिक करके, उस पर ही सेटिंग्स को रखना, क्योंकि इससे ये होगा कि यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ कंटेंट हियर।